Hello everyone, today we are going to start a brand new chapter of geography, class 7, that is Earth and Earth's structure and landform. Okay, so let's begin. देखेंगे इन्वायरमेंट से हम लोग शुरू करेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है। पहले देखते हैं कि द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ। जो अर्थ है हमारा, जो पृथ्वी है, वो सिर्फ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है, ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का जो लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, अभी तक किसी और जगह पर लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं मिली है, हालांकि साइंटिस्ट जो हैं वो खोज रहे हैं। देखिए, दिस इज़ बिकॉज द कंडीशन सुटेबल फॉर द लाइफ एंड द लाइफ आर फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। तो जो भी कंडीशंस चाहिए इंसानों के रहने के लिए, जीवित प्राणियों के रहने के लिए, जीवन संभव होने के लिए, वो सभी हमें कहाँ मिलता है? ओनली ऑन अर्थ पे मिलता है। हाउएवर द कंडीशन आर नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। इट इज़ हॉट एट सम प्लेसेस वाइल अदर्स इट इज़ कोल्ड। तो देखिए, अर्थ पे भी जो है कि सभी जगह सेम तरह का आपको ये नहीं मिलेगा, एक ही तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। कहीं पे आपको मिलेंगे हॉट प्लेसेस तो कहीं पे आपको मिलेंगे कोल्ड प्लेसेस। ठीक है, द लैंड फॉर्म, सॉइल एंड अदर कंडीशन आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसके अलावा अगर बात करें तो जो लैंड फॉर्म है, यानी जो भूमि की आकृति होती है, जो पृथ्वी का जो संरचना होता है वो, उसके अलावा जो सॉइल है सो, या जो भी अदर कंडीशंस होते हैं वो भी प्लेस टू प्लेस क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव एंड थ्राइव इन डिफरेंट प्लेसेस। तो जो भी ऑर्गेनिज्म हैं अलग अलग तरह के, वो जो है रहते हैं और पलते हैं अलग अलग प्लेसेस पर, वो डिफरेंट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इस तरह से बना होता है जो किसी पार्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन में रह सके। फॉर एग्जाम्पल, हम इंसानों को रहने के लिए इस प्रकार ऑक्सीजन ज़रूरी है, सनलाइट की आवश्यकता होती है, उसके अलावा जो यहाँ की सॉइल है जो हमें फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से हर तरह के एनिमल्स के लिए उसका एक अपना सूटेबल कंडीशन होता है जिसमें वो सरवाइव कर पाता है। जैसे फिश वगैरह के लिए आपको पता है वाटर वगैरह है ना। उसके अलावा बात करते हैं द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स मेक अप इट्स इन्वायरमेंट। यानी वो फिजिकल और साथ ही साथ बायोलॉजिकल कंडीशन जिनमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है वो क्या कहलाता है? उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट के डिफिनीशन हो गए, इसको रिमेंबर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, दोज कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट दैट आर प्रोवाइडेड बाय नेचर फॉर्म इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट। अब देखिए, जो भी कंपोनेंट जो ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट के होंगे और वो कौन देगा? नेचर जो देगा, वो क्या कहलाएगा? नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, आर नेचुरल इन्वायरमेंट हैज़ टू टाइप ऑफ कंपोनेंट। जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट हैं, यानी नेचर के द्वारा दिए गए कंपोनेंट्स, वो दो तरह के हैं। एक है फिजिकल कंपोनेंट, जैसे आपको पता है टेम्परेचर, लाइट, एयर, वाटर, सॉइल, लैंडफॉर्म एट्सेट्रा, ये सभी हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, और जो प्लांट्स हैं और जो भी एनिमल्स हैं अराउंड अस, ये सभी जो है वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स के पार्ट है। ठीक है, देखिए, नॉट एवरीथिंग अराउंड अस इज नेचर्स गिफ्ट। अब जैसा नहीं है कि जो भी हमारे आसपास हैं वो सभी नेचर का ही गिफ्ट है, यानी नेचर के द्वारा ही दिया गया है। बल्कि इसके अलावा अगर हम लोग करें तो यहाँ हम लोग देखेंगे जैसे रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन, ये सभी ह्यूमंस क्रिएशन है, यानी इंसानों के द्वारा, मैंस के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है ना। अब देखिए, दे अफेक्ट आवर लिव्स, वी आर आल्सो अफेक्टेड बाय द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशन इन विच वी लिव। उसके अलावा ये सभी हमसे क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं। उसके अलावा हम भी इनसे अफेक्टेड होते हैं, जैसे सोशल है, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, और पॉलिटिकल है, राजनीतिक स्तर पर। इन सभी को हम लोग क्या करते हैं? इन सभी से हम लोग क्या होते हैं? एक तरह से अफेक्टेड होते हैं। अब देखिए, ऑल दीज कंडीशन
एंड मैन मेड थिंग्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सभी क्या है, मैन मेड थिंग्स है ना, ये भी हमारे इन्वायरमेंट का क्या है, पार्ट है, एक हिस्सा है। ठीक है, यानी इंसानों द्वारा बनाया हुआ भी चीज़ें जो हैं ये भी हमारे इन्वायरमेंट के क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, अब देखिए चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। अब देखिए एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म। तो कुछ भी चेंज अगर होगा किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर में तो वो अफेक्ट करेगा, किसको अफेक्ट करेगा, वहाँ रहने वाले सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, अब देखिए द इन्वायरमेंट टू इज अफेक्टेड बाय द एक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट आर अ पार्ट ऑफ इट। तो अब ये जरूरी नहीं है कि कोई भी तरह का जो चेंज होगा इन्वायरमेंट में वो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेगा। उसी तरह से इंसान ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी किया गया कुछ एक्शंस, जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, यूजली नेचर्स वर्क इन सच वे दैट द कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट हार्डली चेंज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए अब क्या होता है कि नेचर इस तरह से आमतौर पर वो काम करता है कि इसके जो भी कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, ये बहुत कम और बहुत लंबे पीरियड के बाद क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल respiration of living organism, decay of organic matter and burning of fuels, use of oxygen and release carbon dioxide into the atmosphere। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं काफ़ी एक सुटेबल मैनर में होती हैं। एट द सेम टाइम ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो जिस प्रकार से हम सभी को पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो डिके होता है ऑर्गेनिक मैटर का, उसके अलावा जो बर्निंग होते हैं फ्यूल्स का, है ना, जो यूज अप करते हैं ऑक्सीजन का, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो एट द सेम टाइम पे क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और उसके बाद वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, है ना, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो इससे क्या होता है, दिस कीप्स द अमाउंट ऑफ दिस गैसेज इन द एयर कांस्टेंट। तो ये जो एयर होता है इसमें क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ये सारे जो एयर होते हैं, अमाउंट होते हैं एयर के, गैसेस के अमाउंट जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब एक समान रहता है। ठीक है ना, मतलब घटते बढ़ते नहीं है। अब देखिए हाउ एवर वी आर कटिंग डाउन ट्रीज इन अ लार्ज नंबर एंड एट द सेम टाइम बर्निंग मोर फ्यूल्स, है कि जो भी हम लोग कट करते हैं, जो भी ट्रीज़ को हम लोग कट करते हैं लार्ज नंबर्स पे, तो क्या होता है कि इसी समय हम लोग क्या करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्यूल्स वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आपको पता ही है डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स जो होते हैं रोड्स पे चलते रहते हैं। उसके अलावा हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए एक लार्ज लेवल पे, एक बहुत ही लार्जर लेवल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है, दिस इज द इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अपसेटिंग द वैलेंस ऑफ गैसेज इन द एयर। तो क्या होता है कि इससे क्या होता है कि हम इंक्रीज कर रहे हैं किसको, जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का उसको, उसके साथ ही साथ जो बैलेंस है उसको हम अपसेट कर रहे हैं, उसको हम लोग बिगाड़ रहे हैं। ठीक है ना, गैसेस के जो बैलेंस है एयर के अंदर उसको। अब दिस इज वन वे इन विच वी आर चेंजिंग आवर इन्वायरमेंट एंड दिस चेंज as we will see in a later chapter as a harmful effect। तो क्या है कि इससे क्या हो रहा है कि हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं अपने ही इन्वायरमेंट को। ठीक है, और ये जो चेंजेस हैं ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके हार्मफुल इफेक्ट को पढ़ेंगे कि इससे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, उसको हम लोग मेनली पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं स्फीयर ऑफ द अर्थ को पढ़ेंगे। ठीक है ना, स्फीयर ऑफ द अर्थ। अब देखिए द लैंड एंड द वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ एंड द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ फॉर्म अ पार्ट ऑफ आर नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी जो लैंड है, वाटर बॉडीज है और अर्थ है, ठीक है ना, और इसके जो लेयर हैं एयर के हमारे अर्थ के चारों तरफ, ये सभी क्या है, एक पार्ट है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट का। ठीक है, यू नो डैट द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन। आप जानते हैं कि हमारे जो अर्थ है इसके जो जोन्स हैं, ठीक है ना,
इसके जो क्षेत्र हैं, रिल्म्स हैं या स्फीयर कह लीजिए, ये इसको हम लोग 3 पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। द लिथोस्फीयर, स्फीयर ऑफ रॉक, द हाइड्रोस्फीयर, स्फीयर ऑफ वाटर, एंड द एटमॉस्फेयर, स्फीयर ऑफ एयर। अब देखिए, लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द सम पार्ट ऑफ दीज स्फीयर्स। तो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करता है सिर्फ कुछ ही पार्ट में इस स्फीयर्स के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली अप टू अ सर्टेन हाइट, है ना, इन द एटमॉस्फेयर, ओके। सो इन द एटमॉस्फेयर एंड अप टू अ सर्टेन डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव करेंगे एक सर्टेन जो निश्चित हाइट होती है वहाँ तक एटमॉस्फेयर में, और उसके अलावा एक जो सर्टेन डेप्थ होगा, है ना, अर्थ के नीचे, अर्थ सरफेस के नीचे, वहाँ तक। अब देखिए क्या होता है, द पार्ट ऑफ डिफरेंट स्फीयर्स इन विच लाइफ एग्जिस्ट टुगेदर फॉर्म द बायोस्फीयर। यानी वो पार्ट्स डिफरेंट स्फीयर के जहाँ पर लाइफ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, यानी होती है ना, इन सभी को एक साथ हम फॉर्म कर सकते हैं, तो बनेगा क्या, बायोस्फीयर। यानी इन हिंदी कहते हैं बायोस्फीयर को जैव मंडल, ठीक है, या जीव मंडल आप कह सकते हो, या इवन आप कह सकते हो स्फीयर ऑफ लाइफ, यानी जीवन का क्षेत्र। इन अदर वर्ड्स, द बायोस्फीयर is the part of the earth where living organisms are found. Any change in the biosphere affects all living beings. अब क्या होता है कि अगर अदर वर्ड्स में बात करें तो बायोस्फीयर क्या है, पार्ट है अर्थ का जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब किसी भी प्रकार का जो चेंज होगा बायोस्फीयर में, ये अफेक्ट करेगा यहाँ पर जो भी लिविंग बींग्स है, यानी जो भी जीवित प्राणी हैं उन सभी को। क्लियर है। अब देखिए, देयर आर सम नेचुरल प्रोसेसेस दैट चेंज लैंड फॉर्म एंड थस द इन्वायरमेंट इन विच वी लिव। ओके, तो कुछ ऐसे नेचुरल प्रोसेस भी होते हैं, प्राकृतिक प्रक्रियाएं भी होती हैं जिनके अकॉर्डिंग लैंड फॉर्म जो है वो क्या होता है, चेंज होता है, और हमारा इन्वायरमेंट भी जिसमें हम लोग रहते हैं। To understand them, we first need to know about the structure of the earth. तो इन सभी को जानने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हम अपने अर्थ के स्ट्रक्चर को पहले जान लें, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा हम बता देते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। हम सभी को पता है कि जो लेयर ऑफ द एयर है सराउंडिंग द अर्थ सरफेस, ये क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है, ठीक है। लिथोस्फीयर जो है रिलेटेड करता है जितने भी रॉक मटेरियल्स हैं, जितने भी अर्थ वगैरह है ना, अर्थ के सरफेस वगैरह, जो भी सॉलिड सरफेस वो। हाइड्रोस्फीयर आपको पता है पूरी तरह से जो भी वाटर बॉडीज हैं उन सबको हम एज ए हाइड्रोस्फीयर में कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें बायोस्फीयर, तो यहाँ पर बायोस्फीयर समझने की बात है कि वो ऐसा एरिया है ना, वो ऐसा एरिया जहाँ पर लाइफ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, यानी जहाँ पे लाइफ जो है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, बायोस्फीयर है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मेनली स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को, ठीक है। चलिए, पहले स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में हम लोग देखेंगे लेयर ऑफ द अर्थ को। द अर्थ इज अ ह्यूज स्फीयर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 6400 किलोमीटर। टू फाइंड आउट द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ वी वुड हैव टू गो डाउन राइट अप टू इट्स सेंटर। अब देखिए क्या है कि जो अर्थ है ये बहुत बड़ा स्फीयर है, साथ ही इसका जो रेडियस है वो है 6400, ठीक है। अब क्या है कि अगर हमें फाइंड आउट करना होगा इसके इनर स्ट्रक्चर को, तो क्या होगा, हमें सबसे पहले कहाँ जाना होगा, सरफेस के नीचे जाना होगा, ठीक है ना। अब देखिए, ऑब्वियसली डैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब आपको पता है कि हम डायरेक्टली अर्थ के अगर सरफेस के अंदर जाना चाहें एक होल करके, तो हम नहीं जा सकते हैं। अब ऐसा क्यों, अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं कर सकते
क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस के नीचे जाना शुरू करेंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर होगा वो क्या करने लगेगा, राइज करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, अंदर जाना पूरी तरह से संभव है ही नहीं। हम लोग एक सर्टेन डेप्थ तक जा सकते हैं, लेकिन उस डेप्थ के बाद फिर आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सो साइंटिस्ट हैव टेकन हेल्प ऑफ अर्थक्वेक्स टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब क्या होता है कि हम लोग मतलब संभव ही नहीं है कि मतलब नीचे जा सके अर्थ के सरफेस के नीचे। सो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या करा कि जो भी अर्थक्वेक्स होते हैं उसको वो लोग रीड करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्ट्रक्चर द्वारा दिया अर्थ के। ठीक है, अब क्या होता है, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस। तो अर्थक्वेक के समय क्या होता है, कंपन होता है सिंपली। तो अब क्या होता है, जस्ट एज ए वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड वेव्स। ये उसी तरह से होता है, जो भी म्यूजिकल स्ट्रिंग होती हैं उस तरह से साउंड स्ट्रिंग मतलब वो धागे जो होते हैं, एक तरह का जो डोरी होता है, आप लोग खासतौर पर इसको देखे होंगे, मेनली सारंगी वगैरह होता है एक तरह का, और उसके अलावा वायलिन वगैरह में आप लोग देखे होंगे, गिटार वगैरह में, है ना। उस तरह से जिस तरह से वो एक वेव प्रोड्यूस करता है, उससे एक साउंड निकलती है, उसी प्रकार से सिस्मिक वेव को ये लोग स्टडी करते हैं, है ना। तो ये जो भी सिस्मिक वेव होता है प्रोड्यूस होता है अर्थक्वेक के समय उससे। अब देखिए, सिस्मिक वेव्स ट्रैवल थ्रू द डिफरेंट मटेरियल्स इनसाइड द अर्थ एट ए डिफरेंट स्पीड। तो होता क्या है कि ये जो सिस्मिक वेव होते हैं वो क्या करते हैं कि डिफरेंट लेयर से जब गुजरते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर से, तो उनकी स्पीड जो होती है डिफरेंट मटेरियल में क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए चेंजेस हो जाते हैं उनमें। दे ऑल्सो गेट बेंट व्हेन दे पास फ्रॉम वन काइंड ऑफ मटेरियल टू अनदर। उसके लिए क्या होता है, बेंड हो जाते हैं, मुड़ से जाते हैं। कब, जब वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। बाय ऑब्जर्विंग द पाथ and a speed of a seismic wave, scientists can find out the types and arrangement of the materials through which it pass। अब क्या होता है कि इसी सब के आधार पे जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बताया कि अलग अलग मटेरियल्स पाए जाते हैं अर्थ के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हमारे अर्थ को कॉन्सेंट्रिक 3 लेयर्स में बांटे। ठीक है ना, 3 लेयर्स में उन्होंने बांटा है। ठीक है, जो पहला लेयर है वो होता है क्रस्ट, फिर होता है मैंटल, और तीसरा होता है वो क्या होता है, वो होता है कोर। तो अब हम लोग एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनली अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में देखेंगे क्रस्ट को, फिर देखेंगे कोर को, मेटल को सॉरी, और फिर हम लोग कोर को देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को। थैंक यू, कीप स्टडिंग।